शिल्पी गौतम हत्याकांड 3 जुलाई 1999 को बिहार की राजधानी पटना में हुई, जो एक बेहद सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल घटना थी। फिर उसके बाद 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड को भला कौन भूल सकता है। और अब फिर से बिहार की राजधानी में जहानाबाद की एक बेटी जो नीट की प्रिपरेशन के लिए पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, उसी हॉस्टल में उस लड़की के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। उसके साथ अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई और आखिरकार कई दिनों अस्पताल के इलाज की जद्दोजहद के बाद 11 जनवरी को जिंदगी की जंग हार जाती है और फिर से एक और निर्भया की कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। 5 जनवरी 2026 को बिहार के जहानाबाद की बेटी अपने घर से पटना हॉस्टल जाने के लिए दोपहर 3 बजे ट्रेन पकड़कर 3:34 तक पटना पहुंचती है और फिर घर वालों को फोन कर इन्फॉर्म करती है कि वो ठीक से हॉस्टल पहुंच गई है। और तब तक सब कुछ ठीक था, मगर अगले दिन शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसकी खबर आते ही पटना से लेकर पूरा बिहार सदमे में था। जिसके बाद पिता और परिवार के कुछ लोग फौरन जहानाबाद से पटना पहुंचते हैं। जब पिता ने अपनी बेटी की हालत देखी तो वो दंग रह गए, क्योंकि लड़की की स्थिति बेहद नाजुक थी। फिर भी परिवार के लोगों ने अपनी लाडली को अच्छे इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद 9 जनवरी 2026 को पटना के चित्रगुप्त थाने में इस मामले की जानकारी मिली। हैरत की बात यह है कि केस हॉस्टल वालों ने नहीं बल्कि लड़की के पिता ने दर्ज कराया। उन्होंने अपनी FIR में साफ साफ सच जताया कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है। पिता ने अपने बयान में यह भी बताया कि लड़की के शरीर पर और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इसके बाद 11 जनवरी 2026 को पटना के सिटी ASP अभिनव कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि लड़की के पिता ने 9 जनवरी को अपनी बेटी के साथ यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, मगर अब तक की जांच में ये जानकारी मिली है कि लड़की के साथ कुछ भी गलत यानी कि उसके साथ यौन हिंसा नहीं हुई है। ASP ने कहा कि डॉक्टर्स के अनुसार लड़की ने काफ़ी ज़्यादा नींद की गोलियां खाई थी और उसे तेज बुखार थी। फिर 13 जनवरी 2026 को पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने भी मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स का हवाला देते हुए कहा कि मृतक लड़की के साथ किसी तरह की कोई यौन शोषण नहीं हुई है। लेकिन जिस वक्त ASP अभिनव कुमार और SSP कार्तिकेय शर्मा मीडिया में बयान दे रहे थे, उस वक्त तक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। और यही कारण था कि लोगों को पुलिस की कार्रवाई पे शक होना शुरू हो गया और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की कानून व्यवस्था पर खड़ा हो गया कि आखिर पटना पुलिस ने मीडिया के सामने रेप की घटना पर बयान देने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया। इसका साफ साफ मतलब था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए डॉक्टर्स की वर्बल स्टेटमेंट पर पुलिस ने लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। पटना पुलिस के इस बयान के आने के बाद सारे लोगों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसका असर दिखने लगा। लड़की के शौक के साथ परिजनों और आम जनता ने पटना के कारगिल चौराहे पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक दबाव बढ़ने लगा और तब जाकर पटना पुलिस ने मृतक लड़की की पोस्टमार्टम को मेडिकल बोर्ड से कराने की पेशकश की और साथ ही साथ एक SIT जांच टीम का गठन किया। फिर 16 जनवरी 2026 इसी दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आती है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा जाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी यौन हिंसा की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जाकर पुलिस की नींद पूरी तरह खुलती है और पुराने SI टीम को निरस्त कर 7 सदस्यीय एक नई SI टीम का गठन किया जाता है, जिसमें एक ASP, 2 DSP, 4 थानाध्यक्ष शामिल थे, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी को रखा गया था। और इसके बाद हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। पोस्टमार्टम पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई। पोस्टमार्टम जांच में छात्रा के साथ लगभग 2 घंटे तक हुए बर्बर रेप की पुष्टि की गई है, जिसके कारण मृतक के इंटरनल बॉडी से लेकर एक्सटर्नल बॉडी पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं। ये सभी चोटें मौतों से ठीक पहले की गई हैं। डॉक्टर ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा और रिपोर्ट्स में साफ लिखा कि गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टर्स के अनुसार ऐसे निशान तब किसी के शरीर पर मिलते हैं जब कोई दूसरे से खुद को बचाने की कोशिश करता हो और हमलावर उसे जबरन पकड़ना या खींचना चाहता है। ऐसी चोटें इस बात का संकेत है कि छात्रा ने खुद को बचाने के लिए लगातार विरोध किया है। ऐसी स्थिति में ढेरों सारे अनसुलझे सवाल हम सबके दिमाग में गोते खा रहे हैं कि
अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि लड़की अगर अपने कमरे में बेहोश थी तो उसके रूम का दरवाजा आखिर किसने और कब खोला। इतनी बड़ी घटना के बाद उसकी खबर हॉस्टल मैनेजमेंट ने पुलिस को न देकर लड़की के घर वालों को क्यों दी। जब लड़की 5 तारीख को बिल्कुल ठीक थी तो 6 तारीख को उसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई और वो सीधे कोमा में कैसे चली गई। लड़की के पिता ने एफआईआर में यौन हिंसा का शक जाहिर किया, मगर पुलिस ने उसे नींद की दवा का ओवरडोज और सुसाइड जैसी थ्योरीज में कैसे बदल दिया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देने वाली पुलिस सीधे नतीजे पर कैसे पहुंच गई, वो भी तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं थी। इन्हीं सवालों के बीच छिपा है जहानाबाद की निर्भया की मौत या फिर हत्या का राज। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी स्थिति में ढेरों सारे अनसुलझे सवाल हम सबके दिमाग में गोते खा रहे हैं कि अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि लड़की अगर अपने कमरे में बेहोश थी तो उसके रूम का दरवाजा आखिर किसने और कब खोला। इतनी बड़ी घटना के बाद उसकी खबर हॉस्टल मैनेजमेंट ने पुलिस को न देकर लड़की के घर वालों को क्यों दी। जब लड़की 5 तारीख को बिल्कुल ठीक थी तो 6 तारीख को उसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई और वो सीधे कोमा में कैसे चली गई। लड़की के पिता ने एफआईआर में यौन हिंसा का शक जाहिर किया, मगर पुलिस ने उसे नींद की दवा का ओवरडोज और सुसाइड जैसी थ्योरीज में कैसे बदल दिया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देने वाली पुलिस सीधे नतीजे पर कैसे पहुंच गई, वो भी तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं थी। इन्हीं सवालों के बीच छिपा है जहानाबाद की निर्भया की मौत या फिर हत्या का राज। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें।